नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। सो दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर फर्स्ट होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है जो सामाजिक विज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से भी जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2024 का हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप लोगों को सबसे पहले बता दूँ ना, आज से ना हम लोग ना सबसे पहला ना मैं आप लोगों को ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितने सामाजिक विज्ञान के जो क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं ना, सबसे पहले हम लोग उसे कर लेंगे। और उसके बाद फिर ना मैं आप लोगों को ना इसका ना टॉपिक वाइज फिर क्लास लूँगा आप लोगों का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे, जिसके माध्यम से हम लोग ये जान पाएंगे कि जो सीजी टेट में ना जो वर्ग 2 के लिए जो पेपर पूछा जाता है ना एसएसटी का, तो वो किस लेवल से पूछा जाता है ना, तो इसका हम लोगों को पहले आइडिया लग जाएगा। और ये आइडिया हो जाएगा ना, फिर इस हिसाब से मैं आप लोगों का जितना भी टॉपिक है ना, सारे टॉपिक का ना एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों क्लास लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो आज से हम लोग पहले प्रीवियस करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों का थ्योरी क्लास भी मैं स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, वो भी चीज़ मैं आप लोगों को लेना नोट करने के लिए बोलूँगा ना, तो उसे आप लोगों को नोट करना है। और एक चीज़ आप लोगों को बता दूँ, आप लोगों को ना एग्ज़ाम से एक हफ्ते पहले रिवीजन करने के लिए ना आप लोगों को शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। ठीक है, मतलब आप लोगों का जो सामाजिक विज्ञान विषय है ना उसका शॉर्ट नोट्स भी बनाना है। तो जो मैं नोट करने के लिए बोलूँगा ना, इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, उसे आप लोग नोट करते हुए चलिए। ठीक है, और एसएसटी का पर्सनल एक ना शॉर्ट नोटबुक भी बना लीजिए, ले लीजिएगा, 100 पेज के आसपास का जो कॉपी ले लीजिएगा। ठीक है, और उसमें ना कम से कम शॉर्ट में नोट्स बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, तो आज का ना जो हमारा क्लास होने वाला है उसको ध्यान से देखो। सबसे पहला, शिक्षक पात्रता परीक्षा टेट 2024 में ना वर्ग 2 के लिए ना एसएसटी के लिए जो प्रश्न पूछे गए उसे हम लोग एनालिसिस करेंगे। ठीक है, और ये जो 2024 में जो क्वेश्चन पूछा गया ना उसे मैं 2 पार्ट में लाने वाला हूँ। आप लोगों को पता होगा कि सामाजिक विज्ञान जो है ना टोटल 60 प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से ना मैं आप लोगों का आज की क्लास में केवल 30 प्रश्न कराऊंगा। और उसके बाद कल मैं जो आप लोगों का एक और क्लास लाऊंगा ना, तो उसमें आप लोगों का 30 प्रश्न को और कराऊंगा। आप लोगों को पता होगा कि टोटल इसमें 60 प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, एसएसटी का सामाजिक विज्ञान का, क्योंकि ये पूरा सब्जेक्टिव होता है, इस वजह से ना 60 नंबर का आता है। ठीक है, तो जो लोग एसएसटी को होंगे ना शॉर्ट नोट्स भी बनाते हुए चलिएगा। ठीक है, और एक चीज़ आप लोगों से और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, ताकि मैं आप लोगों का जब भी ना अब थ्योरी प्लस एमसीक्यू दोनों क्लास लेकर आऊँ ना टॉपिक वाइज, तो आप लोगों को प्रॉपर टाइम पे नोटिफिकेशन मिले और टाइम पे आप लोग क्या करो, तैयारी कर पाओ, है ना। तो इसलिए जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए प्रश्न क्रमांक 91 को ध्यान से पढ़िए। आप लोगों को पता होगा ना कि सीजी टेट में ना जो एसएसटी का जो क्वेश्चन है ना सामाजिक विज्ञान का, वो 91 नंबर से ही स्टार्ट होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 91 को ध्यान से पढ़िए। प्राचीन स्रोतों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रय विवाह था? ऑप्शन ए गंधर्व विवाह, ऑप्शन बी राक्षस विवाह, ऑप्शन सी असुर विवाह, या ऑप्शन डी प्रजापत्य विवाह। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। और आप लोग कोशिश कीजिए ना, मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर लेने की कोशिश करना है आप लोगों को, ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस भी हो सके कि हाँ जो आपका माइंड है वो क्रिएटिविटी के माध्यम से ना क्वेश्चन को समझे कि हाँ ये हो सकता है। भले ही आप लोगों का शुरुआती में अभी गलत हो जाए चलेगा, लेकिन खुद आंसर लेने की कोशिश करना है। बशर्ते ये है ना कि आप लोग ना जब ये प्रश्न आप लोगों के एग्जाम में कभी देखने को मिलेंगे ना, तो आपके माइंड में क्लिक करेगा कि हाँ ये जो क्वेश्चन है वो मैं पढ़ा था, अपने मन से आंसर दिया था। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि मेरे आंसर देने से पहले खुद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 91 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी असुर विवाह करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्राचीन शास्त्रों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा क्रय विवाह था? तो क्रय विवाह जो है ना वो असुर विवाह को क्रय विवाह के नाम से जाना जाता है। और क्रय विवाह को आप लोगों को समझाऊँ ना, तो क्रय विवाह का मतलब ये होता है कि जो कन्या के माता पिता होते हैं ना, उनको पैसा दे करके ना उनकी जो कन्या है उसको खरीद लिया जाता है, और खरीद करके उनसे विवाह कर लिया जाता है ना, उसे क्रय विवाह कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए गंधर्व विवाह। तो गंधर्व विवाह क्या होता है ये बता दूं। गंधर्व विवाह को ना प्रेम विवाह भी कहा जाता है, मतलब लड़के और लड़की की आपसी सहमति से ना जो विवाह किया जाता है ना वो प्रेम विवाह कहा जाता है। ठीक है, मतलब प्रेम के माध्यम से किया जाता है ना, तो वो प्रेम विवाह कहा जाता है। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी राक्षस विवाह। तो राक्षस विवाह किसे कहते हैं बता दूं आप लोगों को। राक्षस विवाह उस विवाह को कहते हैं जो कन्या को ना उसके घर से उठा करके ना ले करके चला जाता है और वहीं पर उसका शादी कर लेते हैं। ठीक है, मतलब कन्या का अपहरण करके ना उससे शादी
शादी कर लेना राक्षस विवाह कहलाता है। ठीक है, मतलब राक्षस से आप लोग समझ सकते हो कि हाँ राक्षस की प्रवृत्ति क्या है, उठा करके ले जाती है और सीधा विवाह कर लिया जाता है, विवाह है ना, तो वो राक्षस विवाह कहलाता है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी प्रजापत्य विवाह, तो प्रजापत्य विवाह वो विवाह कहलाता है जो कन्या के माता पिता पक्ष ना किसी भी प्रकार की लेन देन नहीं लेते, मतलब ना किसी भी प्रकार की जो दहेज है ना वो नहीं लेते, तो वो जो नहीं लेते ना तो वो प्रजापत्य विवाह कहलाता है। ठीक है, मतलब ये जो हम लोग कहते हैं ना कि एक जोड़ी सिर्फ साड़ी में भेज दो उनको, है ना, कन्या को, तो वैसा वाला जो विवाह ना वो प्रजापत्य विवाह कहलाता है। मतलब किसी प्रकार की लेन देन के बिना ना विवाह किया जाता है, उसे प्रजापत्य विवाह कहा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 91 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी असुर विवाह करेक्ट हो जाएगा। क्रय विवाह जो होता है ना वो असुर विवाह होता है। ठीक है, आप लोगों को इतना विस्तार पूर्वक इसीलिए पढ़ाया कि हमेशा आप लोगों से प्रश्न ये नहीं पूछा जाएगा कि क्रय विवाह किसे कहते हैं, आप लोगों से प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि गंधर्व विवाह किसे कहते हैं, आप लोगों से ये पूछा जा सकता है कि बिना दहेज लिए जो विवाह किया जाता है उसे कौन सा विवाह के अंतर्गत आता है, ऐसे पूछ दे तो प्राचीन काल में कैसे जवाब दोगे। तो इसीलिए मैं ना आप लोगों को विस्तार पूर्वक पढ़ाता हूँ ताकि एक प्रश्न में ना जितने भी प्रकार से घुमा करके प्रश्न बन जाए ना उन सारी चीज़ों को मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ इसी वजह से। ठीक है, मेरा पढ़ाने का मतलब ये रहता है कि आप लोगों से ना किसी भी प्रकार से पूछा जाए प्रश्न उस टॉपिक को लेकर के उस टॉपिक में आप लोगों का बढ़ना चाहिए, इसलिए चारों ऑप्शन को विस्तार पूर्वक आप लोगों को मैं समझाता हूँ। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 92 को ध्यान से पढ़िए। याज्ञवल्क्य के अनुसार पुत्र विहीन पति के मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति पर प्रथम अधिकार किसका होता है। ऑप्शन ए पुत्र, ऑप्शन बी पत्नी, ऑप्शन सी पति या ऑप्शन डी भाई। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पत्नी करेक्ट हो जाएगा। कैसे, याज्ञवल्क्य के अनुसार पुत्र विहीन पति की मृत्यु के बाद उसकी संपत्ति का प्रथम अधिकार किसका होता है, मतलब जिसका एक भी पुत्र ना हो और उसका पति जो है वो भी मर गया हो ना, तो एकमात्र वो जो पत्नी बचता है तो उसका जो संपत्ति होगा वो किसे दिया जाएगा, तो उसके पत्नी को ही ना दिया जाएगा। जी हाँ, याज्ञवल्क्य के अनुसार बोला गया है। ठीक है, ये जो लिखा है ना उसे आप लोगों को नोट करके रखना है। ठीक है, तो उसकी पत्नी को ना जितने भी संपत्ति जो होगा ना उसको दान दे दिया, मतलब उसको दे दिया जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 92 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 93 को ध्यान से पढ़िए। गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा जारी किए गए किस अभिलेख में सती प्रथा का विवरण दिया गया है। ऑप्शन ए भीतरी अभिलेख, ऑप्शन बी जूनागढ़ अभिलेख, ऑप्शन सी एरण अभिलेख या ऑप्शन डी मंदसौर अभिलेख। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 93 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी एरण अभिलेख करेक्ट हो जाएगा। कैसे, गुप्त काल में सती प्रथा के प्रचलित होने का प्रमाण मिलता है। 510 ईस्वी में भानुगुप्त द्वारा जारी किए गए किस अभिलेख से सती प्रथा का विवरण दिया गया है। तो एरण अभिलेख में ना हाँ ये जो सती प्रथा का जो विवरण है ना वो मिलता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और 510 ईस्वी में ना जो भानुगुप्त उनके द्वारा जारी किए गए अभिलेख में ना सती प्रथा का विवरण मिलता है एरण अभिलेख के माध्यम से, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 93 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो एरण अभिलेख है ना वो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है। कहाँ, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर ए भीतरी अभिलेख कहाँ है और क्या है ये जान लो। तो भीतरी अभिलेख जो है ना यह लाल पत्थर के स्तंभ का उत्कीर्ण है। क्या है, तो लाल पत्थर का ना एक स्तंभ बना हुआ है ना, ये जो भीतरी अभिलेख है वो। और ये जो भीतरी अभिलेख है ना वो उत्तर प्रदेश के गाजी जिले में स्थित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो भीतरी अभिलेख है ना वो स्कंदगुप्त ने बनवाया हुआ था। किसने, तो स्कंदगुप्त ने ना इसे बनवाया हुआ था, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी जूनागढ़ अभिलेख क्या है इसके बारे में जान लो। तो जूनागढ़ जो अभिलेख है ना वो गुजरात राज्य में जूनागढ़ में स्थित है। ठीक है, कहाँ, तो गुजरात राज्य में स्थित है, ये बात केवल आप लोगों को याद रखना है। और जूनागढ़ के पास ना एक गिरनार पर्वत है ना उसमें स्थित है। और ये जो जूनागढ़ है ना वो पत्थरों को काट करके बनाया गया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो जूनागढ़ है वो क्यों प्रसिद्ध है इसके बारे में आप लोगों को बताऊँ ना। तो ये जो जूनागढ़ है ना वो संस्कृत गद्य में ना लिखे गए और ब्राह्मी लिपि में
लिखा गया है। ठीक है, मतलब अभिलेख जो है ना वो संस्कृत गद्य में लिखा गया है, इसीलिए ना ये जो जूनागढ़ है वो खास तौर से प्रसिद्ध है और ये गुजरात में है। ठीक है, जो चट्टानों को काट करके बनाया गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो जूनागढ़ अभिलेख है ना उससे रुद्रदामन प्रथम का जानकारी प्राप्त होता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और रुद्रदामन जो है ना उन्होंने उसे खुदवाया था, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है। मतलब ये जो शिलालेख है ना उसको लिखवाया था, आप लोगों को इसे याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर डी मंदसौर अभिलेख जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए। ये जो मंदसौर अभिलेख जो है ना वो मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो मंदसौर जो अभिलेख है ना उसमें ना संस्कृत भाषा और प्रकृति भाषा में ना लिखे गए ना जो अभिलेख है उसकी जानकारी मिलती है। और ये जो मंदसौर अभिलेख है ना उससे गुप्त वंशों के बारे में भी जानकारी मिलती है। केवल आप लोगों को इतना याद रखना है। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि ये कहाँ स्थित है और उसके अलावा ये किसकी जानकारी देता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। सिर्फ अभिलेख से पता चलता है ना कि पत्थरों वगैरह में या किसी चीज़ में ना खुरच करके लिखा गया जो लेख है ना उसे हम लोग अभिलेख के नाम से जानते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो केवल प्रश्न क्रमांक 93 का जो करेक्ट आंसर है ना एरण जो अभिलेख है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सती प्रथा का जो प्रमाण जो मिलता है ना वो एरण अभिलेख में मिलता है, ये आप लोगों को खास तौर से याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 94 को ध्यान से पढ़िए। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य है और मेरी माता अनाज पीसने का कार्य करती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में यह सूक्ति किस वेद में दिया हुआ है? ऑप्शन ए ऋग्वेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी सामवेद या ऑप्शन डी अथर्ववेद। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 94 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मैं कवि हूँ, मेरे पिता वैद्य हैं और मेरी माता अनाज पीसने का कार्य करती है। वर्ण व्यवस्था के बारे में यह सूक्ति किस वेद में दिया गया है? कितना बखूबी तरीके से ना ये जो प्रश्न है उसको घुमाया गया है। कैसे घुमाया गया है? आप लोगों को ना ये जो लाइन लिखा है उस पर उतना ज़्यादा ना ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देने वाली जो बात है ना केवल ये जो दो वर्ड जो लिखा है उसमें ध्यान देने वाला बात है। वर्ण व्यवस्था के बारे में यह सूक्ति किस वेद में बोला गया है? वर्ण व्यवस्था की बात किया गया है जी। वर्ण व्यवस्था का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो चार वर्ण व्यवस्था था ना उसके बारे में किसमें वर्णन किया गया है बोला तो वो ऋग्वेद में ना वर्णन किया गया है। जी हाँ, ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये जो वर्ण व्यवस्था है उसके बारे में वर्णन किया गया है। आप लोगों को पढ़े होंगे तो पता होगा, जिसमें कहा गया है कि चार वर्ण व्यवस्था थी कर्म के आधार पर, है ना। सबसे पहला था ब्राह्मण था, दूसरा क्षत्रिय था, तीसरा वैश्य था और चौथा शूद्र था, है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 94 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी पूरे प्रश्न को नहीं जिसमें ना पर्टिकुलर जो शब्द लिखा रहता है ना उसको ध्यान देने की आवश्यकता होता है। ठीक है, जो चीज़ों को आप लोगों को ध्यान देना उसे मैं करेक्टली आप लोगों को अवश्य बताऊंगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 95 को आप ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फर्स्ट को पढ़िए मुद्रा, पूरा लेखा शास्त्र, दूसरा अभिलेख मुद्रा शास्त्र, तीसरा प्राचीन दस्तावेज पूरा लिपि शास्त्र। ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी 1 2 3। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए आप सबसे पहला। तो प्रश्न क्रमांक 95 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1 और 2 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है बोला है, मतलब गलत है, ये पूछा गया है जी। तो जो गलत है ना वो 1 और 2 दोनों इसमें गलत हो जाएगा। सबसे पहला मुद्रा का जो लिखा है वो पूरा लेखा शास्त्र लिखा है। तो पूरा लेखा शास्त्र का जो मतलब होता है ना वो आप लोगों का शिलालेख और अभिलेखों का जो अध्ययन है ना उसे पूरा लेखा कहते हैं। जबकि इसमें मुद्रा दिया गया है तो मुद्रा का अध्ययन इसमें नहीं किया जाता है। ठीक है, मुद्रा का अध्ययन जो है वो मुद्रा शास्त्र में किया जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। मुद्रा शास्त्र के अंतर्गत ना धातु, शिल्प, प्रतीकों के माध्यम से ना मुद्रा का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है? मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो दोनों के दोनों गलत हो जाएगा। ठीक है, और केवल करेक्ट होगा वो तीसरा करेक्ट हो जाएगा, प्राचीन दस्तावेज। पूरा लिपि शास्त्र जो है ना तो पूरा लिपि शास्त्र में जो प्राचीन दस्तावेज होता है ना उसका अध्ययन किया जाता है, तो ये तीसरा करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि सही नहीं है बोला है, सुमेलित नहीं है बोला है, मतलब गलत को पूछा है। तो 1 और 2 जो है ना वो गलत हो जाएगा और 1 और 2 किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 95 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को ना ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, सारी चीज़ को अभी आप लोग ना समझने पर ज़्यादा फोकस कीजिए, रटने पर बिल्कुल भी मत कीजिए। ठीक है, क्योंकि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है ना वो अभी 3 से 4 महीना आप लोगों के पास टाइम है ना, तो बहुत अच्छे से पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 96 को
ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए अजंता, ऑप्शन बी भीमबेटका, ऑप्शन सी बाघ या ऑप्शन डी अमरावती। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 96 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है बोला है ना। तो प्रागैतिहासिक काल में ना जो चित्रकला के लिए जो प्रसिद्ध है वो भीमबेटका है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो भीमबेटका है उसके बारे में कुछ बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। ये जो भीमबेटका है ना वो मध्य प्रदेश के पुरातात्विक स्थल है, मतलब मध्य प्रदेश में ना एक बहुत बड़ा पुरातात्विक स्थल है जो प्रागैतिहासिक काल का जानकारी देते हैं। और ये जो भीमबेटका है ना उसमें पशु और पक्षियों के ना चित्र बने हुए हैं और ये लगभग 12,000 साल पुराना माना जाता है। मानव सभ्यता का शुरुआत भी यहीं से हुआ है ये माना जाता है, ठीक है। और इसमें पशु और पक्षियों का ना शैल चित्र मिलता है, इस वजह से ना ये जो भीमबेटका है वो प्रागैतिहासिक काल की जानकारी देता है और बहुत जो मध्य प्रदेश में बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इसके अलावा ऑप्शन नंबर है अजंता जो है ना उसके बारे में थोड़ा सा जान लो। ये जो अजंता है उसे अजंता की गुफा के नाम से भी जाना जाता है और ये जो अजंता की जो गुफा है ना वो महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित है, ठीक है। और ये जो अजंता की गुफा है ना करीबन 30 जो चट्टान है ना उसे काट करके गुफा बनाया गया था, ठीक है। और ये जो ना बौद्ध कालीन बनाया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो है ना भित्ति चित्र और मूर्तियों के लिए ना बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है, ठीक है, ये आप लोगों को याद रखना है। और ये जो अजंता की गुफा है ना इसके बारे में आप लोगों को एक चीज़ और याद रखना है। ये 1983 में, कब? 1983 में ना विश्व धरोहर स्थल है, मतलब यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में ना इसे शामिल किया गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। अजंता की गुफा के बारे में 30 चट्टानों को काट करके बनाया गया था और ये अपने विशेष तौर पर वास्तुकला के लिए खास तौर से जाना जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और वर्ल्ड हेरिटेज में भी शामिल है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। इतनी सारी बातें, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 97 को ध्यान से पढ़िए। वैदिक काल के संदर्भ में सही है, तो आप लोगों को कथन एक और कारण आर को ना पढ़ना है, उसके बाद आप लोगों को बताना है, ठीक है। सबसे पहला कथन ए दिया है उसे ध्यान से पढ़ो। सन्यासी सदैव पलायनवादी नहीं थे। कारण आर को पढ़िए। सन्यासी वास्तव में कुछ मौलिक प्रश्नों के उत्तर खोज में संलग्न थे। ऑप्शन ए कथन एक और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं लेकिन कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी कथन ए सही है लेकिन कारण आर गलत है। या ऑप्शन डी कथन ए गलत है लेकिन कारण आर सही है। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 97 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला इसे ध्यान से पढ़ो। कथन ए को, सन्यासी सदैव पलायनवादी नहीं, तो जो सन्यासी होता है ना हमेशा पलायन नहीं करता, ये तो सही हो जाएगा। उसके अलावा कारण आर को पढ़ो। सन्यासी वास्तव में कुछ मौलिक प्रश्नों के उत्तर खोज में संलग्न थे। तो जो सन्यासी होते हैं और जो सन्यास धारण करते हैं वो खास तौर से किसी प्रकार की जो विशेष जो प्रश्न होते हैं, जो उत्तर होते हैं ना उसको जानने के लिए सन्यास ग्रहण करते हैं। जैसे आप लोगों ने ना भगवान बुद्ध को देखा होगा, देखा है ना आप लोगों ने, उन्होंने भी अपना संन्यास ग्रहण कर लिया था शादीशुदा जीवन व्यतीत करने के बाद भी, है ना। फिर बाद में उसको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो कोई विशेष प्रश्न था उसी ना खोज के लिए निकले थे। जी हाँ, तो देखो ऑप्शन ए क्या बोला है, कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो एक दूसरे का सही तो व्याख्या कर रहे हैं ना ये दोनों। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 97 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को हमेशा ना ये जो कथन ए और कारण आर है ना उसको अच्छे से पढ़ करके ही समझना होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 98 को ध्यान से पढ़िए। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीबाड़ा डाकयार्ड के अवशेष कहाँ मिले? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी बनावली या ऑप्शन डी लोथल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी लोथल करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सिंधु घाटी सभ्यता में गीदाबाड़ी डाकयार्ड के अवशेष कहाँ मिला? तो ये जो गीदाबाड़ी या डाकयार्ड है ना इसका जो मतलब होता है ना वो जो समुद्र होता है ना, समुद्र में जो नाव चलता है ना, तो उस नाव में जो सामान लाने ले जाने का जो कार्य चलता है ना तो उसे डाकयार्ड कहा जाता है, ठीक है। मतलब सामान को ढोना वाली बात जो होता है नाव में ना तो उसे डाकयार्ड कहा जाता है, ये आप लोगों को याद रखना है। और लोथल में जो था ना तो लोथल
लोथल जो था ना वो सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम ना प्रमुख बंदरगाहों में से एक बंदरगाह था लोथल में। ये बात आप लोगों को याद रखना है। जो लोथल है ना वहाँ एक बंदरगाह पाया गया था उसका अवशेष, ठीक है। और डाक यार्ड जो है ना वो लोथल से ही ना किया जाता था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा आप लोगों को ऑप्शन ए के बारे में बता दूं, कालीबंगा। कालीबंगा जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहरों में से एक था। और ये जो कालीबंगा है ना वहाँ खास तौर से ना जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं। जुते हुए खेत मतलब कोई भी अगर फसल बोने से पहले उस खेत की ज़मीन को जोता जाता है, तो वो जो खेत को जोता गया था ना तो यहीं से सबसे पहले खेत का जोता जाने का प्रमाण मिलता है सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। कहाँ? तो कालीबंगा में, ये आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी, मोहनजोदड़ो के बारे में एक बात जान लो। मोहनजोदड़ो जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय एक प्रमुख शहर था। और ये जो मोहनजोदड़ो है ना वो मृतकों का टीला, मतलब बहुत सारे ना मरे हुए ना लोगों के अवशेष पाया जाता है, इसीलिए ना ये जो मोहनजोदड़ो है उस स्थान को मृतकों के टीले के नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी, बनावली के बारे में आप लोगों को बता दूं। बनावली जो है ना वो सिंधु घाटी सभ्यता के समय ना शहरी नियोजन का यहाँ प्रमाण मिलता है। क्या? तो शहरी नियोजन और सांस्कृतिक विकास को दर्शाया गया है ये खास तौर से ये बनावली में। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है इतनी सी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 98 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 99 को ध्यान से पढ़िए। पाई का शुद्धता मूल्य 3.1416 निम्नलिखित में से किसने बनाया? ऑप्शन ए ब्रह्मगुप्त, ऑप्शन बी भास्कराचार्य, ऑप्शन सी वराहमिहिर या ऑप्शन डी आर्यभट्ट। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 99 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी आर्यभट्ट करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पाई का शुद्धतम मूल्य 3.1416 निम्नलिखित में से किसने बनाया था? तो ये जो पाई का शुद्धतम मूल्य था ना उसको आर्यभट्ट ने खोजा था, ये बात आप लोगों को याद रखना। और हम लोग जानते हैं ना कि जो गणित में सबसे जो महान थे वो आर्यभट्ट थे, है ना। तो पाई की जो शुद्धतम रूप है ना वो आर्यभट्ट ने दिया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 99 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 100 को ध्यान से पढ़िए। शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ बनवाया गया? ऑप्शन ए जावा, ऑप्शन बी सुमात्रा, ऑप्शन सी मलाया या ऑप्शन डी बाली। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर है जावा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शैलेंद्र साम्राज्य द्वारा बोरोबुदुर बौद्ध स्तूप कहाँ बनवाया गया बोले है ना। तो ये जो शैलेंद्र साम्राज्य है ना और उन्होंने बोरोबुदुर नामक जो बौद्ध स्तूप है ना वो जावा में बनवाया गया, ये बात आप लोगों को याद रखना। और ये जो जावा है ना वो इंडोनेशिया के मध्य में स्थित है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। क्या? तो इंडोनेशिया के मध्य में ना ये जो जावा है वो स्थित है, ये आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ये जो बोरोबुदुर का जो बौद्ध स्तूप है ना वो 8वीं 9वीं शताब्दी में ना बनवाया गया एक विशाल स्मारक था, ये भी आप लोगों को याद रखना है। जो ना वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है ना। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज जो है ना मतलब यूनेस्को की जो विश्व धरोहर स्थल है ना उसमें शामिल है ये जो बोरोबुदुर का बौद्ध स्तूप है, वो आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 100 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जावा करेक्ट हो जाएगा। जो बोरोबुदुर का जो बौद्ध स्तूप है ना वो शैलेंद्र साम्राज्य के द्वारा स्थापित किया गया था, ठीक है। मतलब शैलेंद्र जो राजवंश है ना उसके द्वारा स्थापित किया गया था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, इतनी सी बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 101 को ध्यान से पढ़िए। सबसे पहला, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। मतलब आप लोगों को सूची 1 में शासक का नाम दिया है और सूची 2 में ना उसकी उपाधि दिया है, तो दोनों को ना आप लोगों को मिलाना है। सबसे पहले ए को पढ़ो अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त और डी स्कंदगुप्त। उसी प्रकार से पहला विक्रमादित्य, दूसरा प्रियदर्शी, तीसरा शक्रदित्य और चौथा विक्रमांक। तो क्या इसका आंसर होगा आप लोगों को बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 101 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सूची 1 में शासक का नाम दिया है और सूची 2 में ना उपाधि दिया है, तो इसको मिलाना था। तो सबसे पहले देखो अशोक जो है ना उन्होंने ना कौन सी उपाधि धारण किया था, तो अशोक ने ना प्रियदर्शी का उपाधि धारण किया था, ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक उसी प्रकार से समुद्रगुप्त जो है ना वो विक्रमांक का उपाधि धारण किया था। कौन? तो समुद्रगुप्त जो है वो विक्रमांक का जो उपाधि है वो धारण किया था। ठीक उसी प्रकार से चंद्रगुप्त जो है ना
ना वो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। कौन? तो चंद्रगुप्त जो है वो विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया था। उसी प्रकार से जो स्कंदगुप्त है ना वो शक्रादित्य का ना जो उपाधि है वो धारण किया था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 101 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। ऐसे प्रश्न को या तो आप लोग नोट करके रखिए, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। उसके अलावा ना इसका जो पूरा PDF रहेगा ना वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, तो जाकर के आप लोग सर्च भी कर सकते हो बाय MD धीवर करके, वहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। और उसके अलावा ना इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर ना जो टेलीग्राम का लिंक है उसको भी डाल दूंगा, तो डायरेक्टली भी आप लोग जा करके ना उसमें ज्वाइन कर सकते हो और दोबारा भी प्रैक्टिस आप लोग कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग ना नेक्स्ट प्रश्न की ओर फोकस करते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 102 को ध्यान से पढ़िए। किसने लिखा है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे? ऑप्शन ए मेगास्थनीज, ऑप्शन बी टॉलेमी, ऑप्शन सी प्लिनी या ऑप्शन डी फाहियान। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 102 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी प्लिनी करेक्ट हो जाएगा। मुझे पता है कि अधिक जो लोग होंगे ना वो मेगास्थनीज को करेक्ट कर लिए होंगे, लेकिन मेगास्थनीज नहीं होगा जी, प्लिनी है। कैसे होगा ये आप लोगों को बताऊंगा भी, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 102 को पढ़िए। किसने लिखा है कि मौर्य सेना में 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे? तो ये जो वृत्तांत है ना वो प्लिनी जो है ना लेखक उन्होंने लिखा था, ठीक है। और कब लिखा था ना, मौर्य सेना के बारे में लिखा था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। जो प्लिनी है ना उन्होंने अपनी रचना प्लिनी वृत्तांत में ना उन्होंने लिखा है, ठीक है। ये आप लोगों को याद रखना है। और खास तौर से ना संख्या के बारे में जो एग्जैक्ट अगर आएगा ना कि 6 लाख पैदल सेना, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी वाला जो एग्जैक्ट डाटा आएगा ना तो आप लोगों को प्लिनी लेना है, ठीक है। लेकिन एक बात आप लोगों को और बता दूं, मौर्य सेना के बारे में ना मेगास्थनीज ने भी लिखा है, लेकिन उसका जो डाटा में संख्या है ना उसमें अलग है, ठीक है। मतलब उसकी डाटाओं की जो संख्या है घुड़सवार, पैदल और हाथी वाला ना उसमें बहुत डिफरेंस है इसमें, ठीक है। लेकिन प्लिनी ने ना डायरेक्ट एग्जैक्ट ये जो संख्या है वो लिखा था। इन दोनों में अंतर को आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 102 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी प्लिनी करेक्ट हो जाएगा। चाहो ना तो एक बार गूगल करके भी देखोगे ना तो आप लोगों को पता चल जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट डाटा के बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 103 को ध्यान से पढ़िए। 10वीं 11वीं शताब्दी के दौरान सूफियों को कितने क्रम सिलसिलों में संगठित किया गया था? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 13। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 103 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 12 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 10वीं 11वीं शताब्दी के दौरान सूफियों को कितने क्रमों सिलसिलों में संगठित किया गया था? तो 10वीं 11वीं शताब्दी में ना जो सूफी जो थे ना उनको 12 के 12 जो सिलसिले हैं, 12 सिलसिले का मतलब संप्रदाय होता है, ठीक है। मतलब ये जो सूफिया है ना उसके टोटल 12 संप्रदाय जो था ना वो अलग अलग भागों में विभक्त था, ठीक है। मतलब अलग अलग क्रम में ना विभक्त किया गया था। टोटल 12 था 10वीं 11वीं शताब्दी में, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 103 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 104 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए अंडाल नम्मालवार 800-900 ईस्वी सन, ऑप्शन बी बसवन्ना 11वीं 12वीं ईस्वी सन, ऑप्शन सी शंकरदेव तुकाराम 14वीं 15वीं ईस्वी सन या ऑप्शन डी रामानंद चोखा मेला 1600-1700 ईस्वी सन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 104 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी रामानंद चोखा मेला 1600-1700 ईस्वी सन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है, मतलब गलत है, ये पूछा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो रामानंद चोखा मेला है ना वो 1600-1700 ईस्वी सन दिया है ना वो गलत हो जाएगा। तो प्रश्न क्रमांक 104 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी रामानंद चोखा मेला जो है ना वो सुमेलित नहीं है, गलत हो जाएगा इसका सन जो है वो, ठीक है। और इसके बारे में भी ना मेरे को ज़्यादा उतना इन्फो नहीं है, कम से कम ट्राई करूँगा नेक्स्ट जब क्लास आपको लाऊंगा ना तो इसके बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 105 को ध्यान से पढ़िए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर सही उत्तर चुने। मतलब सूची 1 और सूची 2 को ना आपस में मिलाना है और सही आंसर को चुनना है। सबसे पहला ए नामदेव, दूसरा चैतन्य महाप्रभु, सी रामानुजाचार्य, डी रविदास। उसी प्रकार से पहला पश्चिम बंगाल, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा उत्तर प्रदेश या चौथा तमिलनाडु। मतलब ये हो सकता है कि जो जहाँ से संबंधित है ना आप लोगों को ये बताना है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा? एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 105 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला ना सूची 1 और सूची 2 को आपस में मिलाते हैं, ठीक है। सबसे पहला ए नामदेव, तो जो नामदेव है ना वो महाराष्ट्र से संबंधित है, ये याद रखना है। ठीक उसी प्रकार से दूसरा को देखो चैतन्य महाप्रभु, तो जो चैतन्य महाप्रभु जो है ना वो पश्चिम बंगाल से बिलोंग करता था। उसी प्रकार से रामानुजाचार्य जो है ना वो आप लोगों का तमिलनाडु से बिलोंग करता था। और उसी प्रकार से जो संत रविदास जो है ना वो आप लोगों का उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता था। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 105 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो जहां से बिलोंग करता है उसे आप लोगों को जमाना था, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 106 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथन कथने भक्त की प्रारंभिक परंपराओं से संबंधित है, इनमें कौन सा सही है? आप लोगों को बताना है, मतलब ये जो 1 2 3 करके ना कथन दिया है उसके बाद बताना है कि कौन सा सही है। सबसे पहले पहला को ध्यान से पढ़ो। पूजा के विभिन्न स्वरूपों के विकास के दौरान संत कवि आमतौर पर ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्त का एक समुदाय विकसित हुआ। दूसरा को पढ़िए। भक्त के कई स्वरूपों में ब्राह्मण देवता और भक्तों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में बने रहे। तीसरा को पढ़िए। भक्त परंपराओं को आमतौर पर इतिहासकारों द्वारा 2 व्यापक वर्गों में वर्गीकृत किया गया, सगुण और निर्गुण। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 1 और 2, ऑप्शन सी 1 और 3 या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो आप लोगों को बताना है कि क्या इसका सही आंसर है। तो बताइए, सबसे पहले आप दोबारा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सही आंसर लेने की कोशिश कीजिए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 106 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित कथनों का प्रारंभ परंपराओं से संबंधित है, इनमें से कौन सा सही है बोला है। तो सबसे पहला फर्स्ट को पढ़ो। पूजा के विभिन्न स्वरूपों के विकास के दौरान संत कवि आमतौर पर ऐसे नेता के रूप में उभरे जिनके आसपास भक्तों का एक समुदाय विकसित हुआ, तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। तो जब ये एक संत या कवि जब उभरे ना तो वो एक नेता के रूप में भी वो लोग ना समुदाय में विकसित हुआ उसके नाम से, ठीक है। तो ये भी तो करेक्ट हो जाएगा पहला। दूसरा को पढ़िए। भक्त के कई स्वरूपों में ब्राह्मण देवता और भक्तों के बीच महत्वपूर्ण मध्यस्थ के रूप में बना, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा को पढ़िए। भक्त परंपराओं को आमतौर पर इतिहासकारों द्वारा 2 व्यापक वर्ग में बांटा गया। संत कवि थे ना उनको 2 वर्ग में ना बांटा गया है, जी हाँ, एक सगुण भक्ति धारा और दूसरा निर्गुण भक्ति धारा। तो 2 वर्ग में विशेष तौर पर आप लोगों ने भी पढ़ा होगा ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 106 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 107 को ध्यान से पढ़िए। 10 मई 1857 को सैनिकों ने कहाँ विद्रोह शुरू किया? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी बैरकपुर, ऑप्शन सी लखनऊ या ऑप्शन डी मेरठ। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 107 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी मेरठ करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 10 मई 1857 को सैनिकों ने कहाँ विद्रोह शुरू किया? तो 10 मई 1857 को जो सैनिकों ने विद्रोह किया ना वो मेरठ की छावनी से किया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और अगर मैं आप लोगों को ना ये 10 मई 1857 के जो सैनिक विद्रोह हुआ उसके बारे में थोड़ा सा बताऊँ ना, तो ये जो 10 मई 1857 को जो विद्रोह हुआ उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, याद रखना है आप लोगों को। ये जो 10 मई 1857 को मेरठ की छावनी से जो सैनिक विद्रोह हुआ उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है। और ये विद्रोह आखिर हुआ क्यों, ये आप लोगों को बता दूं ना। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि पहले हम लोग ब्रिटिशों के गुलाम थे, मतलब अंग्रेजों के गुलाम था जो भारत था वो। और भारत के जो नागरिक थे ना, मतलब हिंदू सिख अनेक जो धर्म के जो लोग थे ना वो सारे के सारे अंग्रेजों के ना उसमें सेना में शामिल थे। तो जो अंग्रेजों ने क्या पॉलिसी बनाया था, पुरानी जो उन लोगों का ना राइफल था ना उसके स्थान पर नई एनफील्ड उनको राइफल दिया था, ठीक है। मतलब नए ज़माने का नया एनफील्ड राइफल था। और वो जो राइफल है ना और उसके जो राइफल का जो कारतूस को खोलने के लिए ना मुंह से दबा करके खोलना पड़ता था, मुंह से दबा करके खोलना पड़ता था। और वो जो नया जो कारतूस है वो जो बना था ना वो गाय एवं सुअर के चर्बियों से निर्मित था। जब ये बात ना जब हिंदुओं को पता चला, सिखों को पता चला, मतलब सिखों में से ना जो सैनिकों में शामिल थे उन सारे लोगों को पता चला ना कि ये जो कारतूस है वो गाय एवं सुअरों की चर्बी से बना है बोल करके, और इसे मुंह से खोला जाना था बोल करके ना, तो इस वजह से ना उन दोनों ने ना मतलब सभी जो सैनिक थे ना उन सारे के सारे ना मेरठ में ना सैनिक छावनी में ना विद्रोह कर दिया उन सारे लोगों ने, ठीक है। क्योंकि गाय और सुअर को ना उन लोग इष्ट मानते थे, इसके वजह से, ठीक है। तो 10 मई 1857 में हुई जो सैनिक विद्रोह उसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए
प्रश्न क्रमांक 108 को ध्यान से पढ़िए। सन 1616 ईस्वी में जहांगीर ने निम्नलिखित में से किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया था? ऑप्शन ए खुर्रम, ऑप्शन बी मलिक अंबर, ऑप्शन सी अजीज कोफा या ऑप्शन डी अब्दुल्ला खां। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 108 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए खुर्रम करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सन 1616 में जहांगीर ने निम्न में से किसको दक्षिण का सूबेदार बनाया? तो 1616 में ना जो जहांगीर है ना उन्होंने दक्षिण का जो सूबेदार बनाया वो खुर्रम को बनाया था। और ये जो खुर्रम है ना वो शाहजहाँ के नाम से जाना गया बाद में, ठीक है। मतलब ये ना बचपन में जो उसका नाम था ना वो खुर्रम था, जहांगीर के जो बेटा था वो। और जहांगीर का जो एक्चुअल बेटा जो था ना उसका जो नाम था ना आगे चल करके उसे शाहजहाँ के नाम से जाना गया। शाहजहाँ को पहले खुर्रम कहा जाता था, ये भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। और ये जो खुर्रम था ना उन्होंने 1616 ईस्वी में ना दक्षिण का सूबेदार बना था और ख़ासतौर से उनको ना दक्कन की सुरक्षा का कार्य मिला था सूबेदार के पद के रूप में, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 108 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 110 को ध्यान से पढ़िए। अकबर ने किस सन में जजिया कर समाप्त किया था? ऑप्शन ए 1565, ऑप्शन बी 1566, ऑप्शन सी 1567 या ऑप्शन डी 1568। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 110 का जो करेक्ट आंसर है ना उसे व्यापम के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। और विलोपित करने का जो कारण था ना इसमें वो ऑप्शन दिया ही नहीं था जब जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। जजिया कर को जो समाप्त किया गया था ना वो 1564 में किया गया था। कब? तो 1564 में ना जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था। लेकिन किसी भी ऑप्शन में देखो आप लोग 1564 का नाम ही नहीं है, इसके वजह से ना व्यापम के द्वारा ये जो प्रश्न है उसे विलोपित कर दिया गया था। और एक्चुअल इसका जो आंसर होगा ना वो 1564 को जजिया कर को समाप्त कर दिया गया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा जजिया कर को ना पुनः फिर से ना 1575 को फिर से लागू कर दिया कि कब? तो 1575 को फिर से लागू कर दिया गया था। सबसे पहला 1564 को समाप्त कर दिया गया था जजिया कर को, 1575 को फिर से लागू कर दिया गया था। और उसके बाद ना पुनः 1579-80 में, कब? तो 1579-80 में ना फिर से ये जजिया कर को दोबारा हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया था, ये आप लोगों को याद रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 111 को ध्यान से पढ़िए। शाहमल का संबंध किस राज्य से है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन डी बंगाल। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शाहमल्ल का संबंध किस राज्य से है बोला है ना, तो शाहमल्ल का जो संबंध है वो उत्तर प्रदेश राज्य से है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और शाहमल्ल के बारे में एक चीज़ आप लोगों को और बता दूं, शाहमल्ल जो है ना वो 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में, कब? तो 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में ना उत्तर प्रदेश के बड़ौत नामक गाँव से ना ये एक प्रथम विद्रोही था, ठीक है। मतलब प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था ना उसमें से ना एक विद्रोही था, मतलब एक संग्रामी था ना, स्वतंत्रता सेनानी था, ये बात आप लोगों को याद रखना है शाहमल्ल के बारे में, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 111 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 112 को ध्यान से पढ़िए। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन ए वेलेजली, ऑप्शन बी डलहौजी, ऑप्शन सी कैनिंग या ऑप्शन डी क्लाइव। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 112 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी कैनिंग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था ना, तो 1857 की जो क्रांति के समय ना भारत का जो जनरल गवर्नर था वो कैनिंग था, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। खास तौर से पूछा जाता है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति के समय कैनिंग जो था ना वो जनरल गवर्नर था, केवल आप लोगों को यही याद रखना है, ठीक है। और ये जो लॉर्ड कैनिंग जो है ना वो 1856 कब? तो 1856 से लेकर के ना 1862 तक जनरल गवर्नर था। कहाँ तक की? तो 1856 से लेकर के 1862 तक की ना ये भारत का जनरल गवर्नर रहा था, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 112 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 113 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो, मतलब ये जो 1 और 2 करके कथन दिया ना इस पर विचार करना है।
है और बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट को ध्यान से पढ़ लो। अकबर ने पति की चिंता पर विधवा को जल जाने की सती प्रथा पर रोक लगा दिया था। दूसरा को पढ़िए, अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। उपरोक्त कथनों में से कौन सही है बताना है आप लोगों को। ऑप्शन ए केवल एक सही, ऑप्शन बी केवल दो सही, ऑप्शन सी एक और दो दोनों सही, ऑप्शन डी एक और दो दोनों गलत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 113 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। एक और दो दोनों सही है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न कथन पर विचार करें, मतलब पहला कथन को ध्यान से पढ़ो। अकबर ने पति की चिंता पर विधवा को जल जाने से सती प्रथा पर रोक लगा दिया। मतलब ये है ना कि पहले क्या होता था कि अगर युद्ध में किसी का पति गया और युद्ध में मारा गया ना, तो उस पति के ना चिता के साथ उस पत्नी को भी जला दिया जाता था, जिसे हम लोग सती प्रथा के नाम से जानते हैं। ये आप लोगों को पता होगा। अकबर ने ना इस पर रोक लगा दिया था। उसके अलावा दूसरा को पढ़ो, अकबर ने बाल विवाह को हतोत्साहित किया तथा हिंदुओं में विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया। तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, अकबर ने किया था ऐसा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 113 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 114 को ध्यान से पढ़िए। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाला जनरल का नाम क्या था? ऑप्शन ए डलहौजी, ऑप्शन बी हुरोज, ऑप्शन सी डफरिन या ऑप्शन डी करजन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 114 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी हुरोज करेक्ट हो जाएगा। कैसे? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को पराजित करने वाला जनरल का नाम, तो झांसी की रानी को ना पराजित करने वाला जो जनरल था ना वो ह्यूरियस था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 114 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 115 को ध्यान से पढ़िए। निम्न में से क्या भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? ऑप्शन ए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, ऑप्शन बी गणराज्य, ऑप्शन सी पंथ निरपेक्ष या ऑप्शन डी लोकतांत्रिक। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 115 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी पंथ निरपेक्ष करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्न में से क्या भारत के मूल संविधान की प्रस्तावना में नहीं था? तो भारत के जो मूल संविधान का जो प्रस्तावना था ना उसमें पंथ निरपेक्ष नहीं था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और सबसे पहला आप लोगों को ये बता दो कि ये पंथ निरपेक्ष एक्चुअल में होता क्या है। तो ये जो पंथ निरपेक्ष ना उसका मतलब यह है कि भारत जो है ना, मतलब जो भारत का संविधान है ना वो किसी भी धर्म को ना बढ़ावा नहीं देता, सभी धर्मों को ना तटस्थता से मानता है, मतलब सभी को एक समान मानता है, ये कहा गया है। और ये जो पंथ निरपेक्ष जो है ना वो भारत के जो मूल संविधान में ना 1976 में ना 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। कब? तो 1976 में। कब? तो 1976 में ना 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये जो पंथ निरपेक्ष वाली जो शब्द है ना उसे मूल संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, उसके प्रस्तावना में। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 115 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 116 को ध्यान से पढ़िए। सुमेलित करें, मतलब ये जो स्तंभ 1 और स्तंभ 2 है ना आपस में आप लोगों को मिलाना है। ठीक है, सबसे पहला फर्स्ट को पढ़ो, राष्ट्रपति शासन, दूसरा मातृत्व अवकाश, तीसरा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, चौथा राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान। ए को पढ़िए, मौलिक अधिकार, बी मौलिक कर्तव्य, सी आपातकालीन प्रावधान, डी राज्य की नीति निर्देशक तत्व। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा पहले आप बताइए खुद से, उसके बाद मैं आप लोगों को इसका आंसर दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक 116 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले हम लोग ना स्तंभ 1 और स्तंभ 2 को आपस में सुमेलित करते हुए चलते हैं, मतलब मिलाते हुए चलते हैं। सबसे पहला अगर ध्यान से पढ़ोगे तो ईजिली आप लोगों का बन जाएगा। कैसे? राष्ट्रपति शासन, तो राष्ट्रपति शासन कब लगता है? जब आपातकालीन की स्थिति बनता है तभी राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, अदरवाइज नहीं लगाया जाता है। ठीक है, उसके अलावा दूसरा को पढ़ो, मातृत्व अवकाश। तो मातृत्व अवकाश जो है ना वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत उल्लेखित किया गया है। ठीक है, मतलब यह है कि अगर कोई महिला ना गर्भवती है ना और वो सर्विस में है किसी प्रकार से, तो उसको ना गर्भकालीन अवस्था में ना उसको मातृत्व अवकाश दिया जाता है। ये राज्य के नीति निर्देशक तत्व में उल्लेख किया गया है। ठीक है, उसके अलावा तीसरा अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा। तो अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा जो है ना वो एक मौलिक अधिकार है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा चौथा राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का सम्मान करना। तो राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का जो सम्मान करना
है ना वो मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, जब भी राष्ट्रध्वज फहराया जाता है या राष्ट्रगान गाया जाता है, एक समान ना एक जगह खड़े होकर के उसका सम्मान किया जाता है। ठीक है, तो ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 116 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 117 को ध्यान से पढ़िए। भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950 को, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 117 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी 26 नवंबर 1949 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारत का संविधान कब अंगीकृत किया गया था बोला है। अंगीकृत का मतलब अपनाया गया था बोला है। ठीक है, तो भारत का संविधान को जब अंगीकृत किया गया था मतलब अपनाया गया था ना, वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा ना ये जो भारत का जो संविधान है उसे लागू कब किया गया था बोलेंगे ना, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। मतलब 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से ना भारत में लागू किया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। दोनों में बहुत अंतर है। अंगीकृत किया गया था मतलब अपनाया गया था, वो 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। ठीक है, और ये जो भारत का संविधान है ना उसका निर्माण काल का अगर समय पूछा जाए ना तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में ये जो उस भारत का संविधान है वो पूरी तरह से बना था। कब? तो 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा था भारत के संविधान को बनने में पूरी तरह से। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 117 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट हो जाएगा। और 15 अगस्त 1947 वाली बात तो जानते हो आप लोग है ना कि भारत उस दिन आज़ाद हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 118 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षण संस्था में प्रवेश के लिए आरक्षण किस संवैधानिक प्रावधान से प्राप्त होता है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी अनुच्छेद 15(5), ऑप्शन सी अनुच्छेद 21 का, या ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 118 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 15(5) करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए आरक्षण किस संवैधानिक प्रावधान से प्राप्त होता है? तो ये जो आरक्षण है ना मतलब शिक्षण संस्थानों में मतलब ST SC OBC लोगों का ना जो अलग से जो आरक्षण दिया गया है ना वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(5) में उल्लेखित किया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए ना विशेष आरक्षण की बात कही गई है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ये जो अनुच्छेद 15(5) है उसमें। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 21 का में क्या है ये जान लो। तो अनुच्छेद 21 का में ना राज्य के सभी जो बालक है ना मतलब 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के जितने भी बालक बल क्या है ना उन सभी लोगों को अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने की बात अनुच्छेद 21 का में कहा गया है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 14 में क्या है ये जान लो। अनुच्छेद 14 में ये साफ साफ कहा गया कि भारत के सभी नागरिकों को ना विधि के समक्ष समान अधिकार दिया गया, मतलब कानून के समक्ष ना सभी को समान माना गया है। ये अनुच्छेद 14 में ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 119 को ध्यान से पढ़िए। राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में क्या सही है? पहला को पढ़िए, उनका कार्यकाल नियुक्ति से 5 वर्ष का होता है। दूसरा, उसका कार्यकाल प्रभार ग्रहण करने से 5 वर्ष का होता है। तीसरा, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। चौथा, उसकी सेवानिवृत्ति 75 वर्ष की आयु में हो जाती है। तो क्या इसका आंसर होगा आपको बताना है। ऑप्शन ए 1 और 3, ऑप्शन बी 1 और 4, ऑप्शन सी 2 और 3, या ऑप्शन डी 2 और 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में क्या सही है बोला है ना, तो राज्यपाल के कार्यकाल के संबंध में 3 और 4 करेक्ट हो जाएगा। 3 को सबसे पहला पढ़िए, वे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब उसका जो सेवानिवृत्त है ना उसके बाद भी ना वो अपने पद पर बने रह सकता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और उसके अलावा चौथा को पढ़ो, उनकी सेवानिवृत्ति 75
75 वर्ष की आयु में हो जाती है। तो जो एक राज्यपाल है ना, उसकी सेवानिवृत्ति ना 75 वर्ष की आयु में कंप्लीट हो जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। मतलब ये जो है ना सेवानिवृत्ति मतलब रिटायरमेंट जो है ना वो 75 वर्ष की आयु में हो जाती है। तो 3 और 4 केवल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 120 को ध्यान से पढ़िए। पंचायतों के लिए चुनाव कौन करवाता है? ऑप्शन ए राज्य सरकार, ऑप्शन बी भारत निर्वाचन आयोग, ऑप्शन सी जिला प्रशासन या ऑप्शन डी राज्य निर्वाचन आयोग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 120 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, राज्य चुनाव आयोग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पंचायतों के लिए चुनाव कौन करवाता है? तो पंचायतों के लिए जो चुनाव करवाता है ना वो राज्य चुनाव आयोग करवाता है। ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 120 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास को ना हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। उसके अलावा ना जब मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँगा ना तो आप लोगों का ये जो बाकी जो प्रश्न बचे हुए ना मतलब ना 121 से लेकर के 150 तक की जितने भी 30 प्रश्न बचे हुए ना उसको मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर आप लोग चैनल पे नए होंगे तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा लेना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं नेक्स्ट क्लास लेकर आऊँ ना तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले और प्रॉपर टाइम पे आप लोग ना अपना जो तैयारी है वो कर पाओ। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों के समक्ष एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में ना किसी प्रकार का अगर सवाल आ रहा होगा और उस सवाल को जानने के लिए आप चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, तो आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिल जाएगा और वहाँ पर कमेंट में जा करके आप ना कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके ना। तो सबसे पहला मैं अपना फ़ोनपे का नंबर दे दूँगा और वहाँ पर आप लोगों को केवल 200 फ़ोनपे करने हैं और उसके बाद जो मेरा जो पर्सनल नंबर है ना उसे आप लोगों को सजेस्ट कर दूँगा। ठीक है, और ये रिक्वायरमेंट इसलिए रखा हूँ ताकि ना कोई भी ना कभी भी फ़ोन ना कर सके, मतलब जिसको विशेष आवश्यकता है केवल वही फ़ोन कर सके ना, केवल इसीलिए मैं ये रिक्वायरमेंट रखा हूँ। ठीक है, जिसको विशेष आवश्यकता है उसके लिए है। ठीक है, चलिए आप लोगों की इच्छा एक बार सोचिएगा जरूर। ठीक है, अगर लेना चाहो तो उसके बाद ना कभी भी आप लोग फ़ोन कर सकते हो, किसी भी प्रकार से आप लोग सजेशन लेना चाहो तो ले सकते हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्लास में।